आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ-कहाँ था और ये किस प्रकार की जीवन शैली जीते थे, जो यहाँ लोग रहते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। तो ये पूरा क्षेत्र जहाँ से लगा के पूरा ये नीचे महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र और ये पूरा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के नाम से पड़ा क्योंकि देखते हैं अगर हम लोग यहाँ पर तो सिंधु नदी निकलती है बोकरचू झील जो मानसरोवर के पास है, यहाँ से ऊपर होती हुई ऐसे आकर ये अरब सागर में गिर जाती है। ये अरब सागर है और इसमें कुछ हेल्पिंग रिवर्स गिरती हैं जैसे चेनाब हो गई, सतलज हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई। ये सारी नदियाँ इनको ये देखती है, सारी नदियाँ देखिए ये आपस में मिलती हैं और एक तरह से एक नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये पहले पंजाब था पूरा ना। जब भारत का बंटवारा होता है तो बड़ा भाग जो था वो पाकिस्तान के पास चला गया और थोड़ा छोटा भाग हमारे पास रह गया। और पंजाब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जहाँ पर 5 नदियाँ आएँ, और ये पंजाब का क्षेत्र था जहाँ पर ये 5 नदियाँ आती थी। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो देखिए जितनी भी सभ्यताओं का विकास होगा किसी न किसी नदी किनारे होगा, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो माया सभ्यता हो और या फिर वो मिस्र की सभ्यता हो। जो भी सभ्यता होगी सभी का विकास किसी न किसी नदी के किनारे होगा, क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जल। वो खेती के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, अगर खेती हो रही है तो खेती के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और पीने के लिए पानी, खेती पीने के लिए पानी, और पशुपालन के लिए ये जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो पानी से ही पूरी होती हैं। तो व्यक्ति के ऐसा स्थान ढूंढता है जहाँ पर आसानी से उनकी सभ्यता का विस्तार हो जाए, क्योंकि जब हिमयुग आया, हिमयुग देखिए हिमयुग आते रहते हैं, और जो अभी हिमयुग गया था प्लीस्टोसीन में, तो उसके बाद में जब बर्फ़ पिघली तो लोग थोड़ा सा गर्म इलाकों में जाना पसंद किया और थोड़ा जहाँ जल था। इसके बाद सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ, लोग माइग्रेट हुए यहाँ से वहाँ जाकर। देखिए जो हिमयुग आया था वो ज़रूर आने वाले टाइम पे फिर से एक बार ज़रूर इस दुनिया में आएगा और फिर पूरी दुनिया बर्फ़ की चादर में ढक जाएगी। तो इस प्रकार से जो प्रजाति होती है उनका संचरण विभिन्न भागों में होता रहता है। ओके, तो फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, अभी देखते हैं। देखिए जो ये पूरा क्षेत्र था, ऊपर एक कश्मीर, नीचे महाराष्ट्र, यहाँ पर मेरठ के पास जो यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है आलमगीर, ये हमारा पाकिस्तान का क्षेत्र, ये सब पूरा क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ये पूरा क्षेत्र। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता में और जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना गया। सर जॉन मार्शल ने इसकी जो हम बात करेंगे, इसका जो टाइम पीरियड है वो 3250 ईसा पूर्व 2750 ईसा पूर्व माना है। देखिए मान लीजिए ये 0 ईयर है, 0 से इस तरफ बढ़े तो अभी क्या चल रहा है हमारा 2023 है ना। और इसके पहले अगर पीछे जाएंगे, पूर्व का मतलब है आप पीछे जाएंगे, ईसवी हैं, ईसा से पूर्व जाएंगे तो कितना 3250, मतलब 3250 हम पीछे जाएंगे तो मतलब कितना हो गया, लगभग 5000 साल से भी पहले, मतलब 5000 साल से पहले हमारे क्या था यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग अभी और जानेंगे आगे चल के। सबसे पहले एक चीज़ और देखेंगे, अर्नेस्ट माइक के अनुसार 2800 कितना, अर्नेस्ट माइक के अनुसार 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इन्होंने माना है। इसके बाद हम लोग और देखेंगे आगे। तो देखिए इस के संबंध में प्रथम बार जानकारी चार्ल्स मेसन द्वारा 1826 ईस्वी में दी गई तथा 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। देखिए अब यहाँ पे कुछ बात निकल कर आती है। जो चार्ल्स मैसन थे सबसे पहले उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ सभ्यता के प्रमाण है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाया था। तो सर जॉन मार्शल, देखिए इनका पुरातत्व विभाग की जब भी बात करेंगे हम भारत देश में तो जॉन मार्शल का नाम बहुत आगे आएगा। इन्होंने पुरातत्व विभाग में बहुत सारे काम किए हैं। तो 1921 में जब इसका उत्खनन होता है, दयाराम साहनी ने जब इसका उत्खनन कराया तब लोगों को पता चला कि अच्छा यहाँ पर एक शहर भी था, इस शहर में लोग रहते भी थे और यहाँ पे पूरी की पूरी एक सभ्यता थी। और इसके पहले 1921, देखिए ध्यान से, 1921 के पहले लोगों को ये लगता था कि हमारा जो सबसे पुराना इतिहास है, मतलब इससे पुराना हमारा इतिहास था ही नहीं कुछ, वो था वैदिक।
मतलब वैदिक जो हमारी संस्कृति है उससे पुराना कोई इतिहास ही नहीं है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है तो उससे हमारा भ्रम ये टूटता है कि नहीं, इसके पहले भी एक सभ्यता यहाँ पर जन्म ले चुकी है और इसके बाद वो ख़त्म भी हो गई और हमारी एक नई सभ्यता का यहाँ पर शुरुआत होती है। तो रेडियो कार्बन जो C14 है उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की आयु मानी गई 2300 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। कितनी? 2300 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता की क्या थी? समान थी। अब मिस्र की सभ्यता के बारे में हम लोग कभी और डिटेल वीडियो बनाएंगे, और मेसोपोटामिया की बस ये मान लीजिए मेसोपोटामिया का क्षेत्र है कहाँ पर? इराक ईरान क्षेत्र में। और मिस्र तो आपको पता ही है, मिस्र जो आपका अफ्रीका में पड़ता है जहाँ से सुएज नहर निकलती है ना। ये मान लीजिए ये मिस्र है, यहाँ से इसके बीच में से ये सुएज नहर निकलती है जो कि भूमध्य सागर को और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हड़प्पा में अनेक प्रजातियां निवास करती थीं। ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइट। ओके, इसमें से सबसे अधिकांश भूमध्य सागरीय लोग इसमें पाए जाते थे। जो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी उनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को ये जुड़वा राजधानी बोलते थे, और हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर। देखते हैं अभी, अगर मैंने एक ही मान लीजिए नदी बना दी है, अब मैंने बोला मान लीजिए रावी नदी है, तो हड़प्पा रावी नदी किस तट पर थे? बाएं तट, मतलब ये हड़प्पा कहाँ हो गया? ये रावी के। और मान लीजिए अब सिंधु है, मान लीजिए ये सिंधु है, तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पाया जाएगा? नदी के दाहिने तट पर। क्योंकि देखिए, जब ये नदी निकली यहाँ से और ये आके समुद्र में गिर गई, तो जो जहाँ से नदी निकलेगी उसका जो ये क्षेत्र होगा ये होगा दायां, और इस क्षेत्र को बोलते हैं हमेशा हम बायां। ओके, इस सभ्यता का पश्चिमी शहर देखिए, सबसे पश्चिमी, मान लीजिए ये मैंने लाइन खींची थी, यहाँ पे ये लाइन खींची मैंने, तो इसका सबसे पश्चिमी कौन सा? सबसे पश्चिमी शहर कौन था? सुतका गेंडोर। यहाँ पर क्या आएगा? सुतका गेंडोर। और सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था? आलमगीर। तो क्या आएगा आपका? आलमगीर। ये आपका पड़ेगा हम मेरठ में। और सबसे उत्तरी क्या है हमारा? वो पड़ेगा जम्मू कश्मीर में मांडा। क्या पड़ेगा? मांडा। और सबसे दक्षिणी क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में। देखिए, मतलब इसका जो विस्तार था इस सभ्यता का वो महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, है ना। आइए हम मैप की मदद से कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वो कहाँ पे थे, कैसे थे। तो अभी हम जानेंगे कि जो अभी मैंने नाम लिया आपके सामने कि सभ्यता के शहर, देखिए जो सबसे पहले ये देखिए जी, सुतका गेंडोर, दैमाबाद, मांडा और ये आलमगीरपुर। सबसे ये किस तरफ पड़ेगा देख सकते हैं हम लोग, पश्चिम में, ये पूर्व में, ये उत्तर में और ये दक्षिण में। अब ये कुछ शहर भी आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कुछ नदियों की बात करेंगे। देखिए, इसमें साफ साफ हमको ये सिंधु नदी दिखाई पड़ रही है, ये सिंधु नदी। और यहाँ पर कुछ हेल्पिंग रिवर्स भी, देखिए झेलम है, रावी है, सतलज है ना। और ये आपको इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, ये है हड़प्पा। ये शहर हड़प्पा है और ये निकल रही है रावी नदी, ये देखिए बाएं तट पर। और ये मोहनजोदड़ो है, ये देखिए ये निकली आपकी सिंधु नदी और ये है हमारे दाएं हाथ पर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जिसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में हम लोग। तो जैसे कि रंगपुर और लोथल, ये गुजरात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन? रंगपुर और लोथल की लोकेशन आपको इस क्षेत्र में मिलेगी। यहाँ से हमको लूनी नदी भी बहती हुई दिखाई पड़ेगी। कोटदीची, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में हमको दिख रहा है, कोटदीची पाकिस्तान के क्षेत्र में। और ये चहुंदड़ो, देखिए चहुंदड़ो अभी आपका नाम आएगा, ये एक प्रकार का औद्योगिक शहर था। अभी हम जानेंगे कि ये औद्योगिक शहर था चहुंदड़ो। यहाँ पे काफ़ी से बर्तन बनाए जाते थे, श्रृंगार का सामान बनाया जाता था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कालीबंगा। ये कालीबंगा, जहाँ मिलेगा हमको राखी कड़ी, और यहाँ पर मिलेगा धौलावीरा। ये धौलावीरा और सुरकोटदा बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। ये रहा पाकिस्तान, ये रहा पूरा ये पाकिस्तान जी, और इसके बगल में पड़ता है ये अफ़गानिस्तान। देखिए एक चीज़ बताते हैं चलते चलते, पाकिस्तान में ये जो हमको
ये क्षेत्र दिख रहा है नीचे वाला, आज के टाइम पे यहाँ पे कराची है। जहाँ पहले कराची पोर्ट होता था, जब आज़ादी 1947 में भारत पाकिस्तान एक थे, तो भारत का जो ट्रेड होता था वो इस बंदरगाह से बहुत ज़्यादा होता था। किस तरफ को? पश्चिम की तरफ। जो पश्चिम की ओर जो देश थे उनसे व्यापार कराची से होता था। लेकिन जब ये बंटवारा हो गया हमारे भारत देश का, तो ये जो पोर्ट था कराची, ये पहुंच गया पाकिस्तान के पास, और इसकी पूर्ति के लिए हमको बनाना पड़ा कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ पर? गुजरात में। उसकी पूर्ति के लिए हमको कांडला बंदरगाह पर निर्भर होना पड़ा, जो कि आज काफ़ी अच्छा बंदरगाह है, काफ़ी डेवलप है। और अक्सर हम जो कांडला है वहाँ से चीज़ें आती हैं यहाँ पर, मतलब कि हम लोग यहाँ से आयात करते हैं, यहाँ से निर्यात कम होता है, हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं। जैसे ऑयल हो गया, अन्य चीज़ों को यहाँ से हम लोग आयात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा शहर, सबसे पहले हड़प्पा की बात करेंगे। इस शहर की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई, और ये पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस नगर को पूर्वी तथा पश्चिमी टीलों में बांटा गया। कौन सा? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, जिसमें से पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला, मतलब कि ये मान लो दो टीले हैं, एक ये टीला, ये टीला, ये आपका है दुर्ग, और ये आपका मिलेगा जो है नगर। मतलब ये आपका पूर्व साइड नगर और पश्चिम साइड दुर्ग। हड़प्पा में आवासीय क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र जो था वहाँ पर दक्षिणी में एक कब्रिस्तान मिला, जिसका नाम हम समाधि R37 के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग समाधि। ये R37 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। R37 आएगा आपका। R37 का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो मिला है हमको हड़प्पा से। और R37 था क्या? ये था कब्रिस्तान। नगर के पश्चिम की तरफ, किस तरफ? पश्चिम। पश्चिम देखते हैं, मतलब ये पूरब, ये पश्चिम, ये पश्चिम तरफ मिला है माउंट एबी के नाम से जाना गया। एक दुर्ग मिला, उसको बोलते हैं माउंट एबी। ये पश्चिम में मिला है हमको माउंट एबी। ओके। यहाँ पर ईंटें के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं जौ के दाने, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसको हम लोग उर्वरता की देवी कहते हैं। शंख का बना हुआ बैल, ये भी हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा से हमको शंख का बना बैल भी मिलता है, और मछुआरे का चिन्ह भी मिलता है। स्वास्तिक और चक्र के निशान भी हमको हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे। देखिए स्वास्तिक हमारे जो सनातन धर्म की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक शुभ का प्रतीक माना जाता है स्वास्तिक। वो हमको कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे हड़प्पा से। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा की गई। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसकी सड़कें देखिए समकोण क्या है? ये इस्तेमाल, एक सड़क ये गई है और दूसरी सड़क ये गई है, और यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है। देख रहे हैं मतलब कितनी बढ़िया व्यवस्था। ये यहाँ से रोड यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ पर जो सड़कें थी वो समकोण पे एक दूसरे को यहाँ पर काटती थी, और यहाँ पर जो मुख्य सड़क थी उसको बोलते थे राजपथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते थे राजपथ। यहाँ पर एक वृहद स्नानागार मिला है, जिसकी चौड़ाई 33 मीटर से 55 मीटर, 33 से 55, और जिसके मध्य एक स्नाना कुंड है। ये हो गया बीच में स्नाना कुंड है, जो हमारा 11.88 मीटर, 7.01 मीटर, 2.43 मीटर है। मतलब कि आप सेफ साइड अगर देखें तो 11, 7 और 2, मतलब याद कर सकते हैं, याद करने के हिसाब से 11, 7, 2, जिसमें से 11 है आपकी क्या? लंबाई। 11 हो गई लंबाई, और 7 हो गई चौड़ाई, और गहराई हो गई हमारी 2। गहराई हो गई 2। ओके। यहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, जहाँ पर देखिए ये लोग ऐसे थे जो अन्न रखते थे, मतलब आगे के लिए, भविष्य के लिए, कि अगर अकाल पड़ता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आगे के लिए हम लोग अन्न सुरक्षित रख सकें, ताकि जो वहाँ की जो जनता थी या जो लोग रहते थे सभ्यता में, उनको अकाल के दौरान प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से पशुपतिनाथ, देखिए पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, है बहुत इंपॉर्टेंट। घोड़े के दांत मिले हैं, और गीली मिट्टी में कपड़े मिले हैं, कपड़े के साथ मिले हैं। सीपी की पटरी भी यहीं से मिली है। सीपी की पटरी पशुपतिनाथ, पटरी पशुपतिनाथ, और घोड़े के दांत और गीली मिट्टी के कपड़े यहीं से मिले। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नाचती हुई एक प्रतिमा मिली, वो भी यहीं से मिली। देखिए नर्तकी की और पशुपतिनाथ, ये भी यहाँ से मिले हैं। देखिए घोड़ा क्या होता है? पशु, और पशुपतिनाथ है ना, ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। कहाँ से मिले हैं?
मोहनजोदाड़ो से, क्योंकि जो मोहन नाम किसका है, कृष्ण जी का, और कृष्ण जी के पास क्या थी, गया थी, काफ़ी सारे पशु थे उनके पास में, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग कि घोड़े के दांत भी यहाँ से मिले हैं, और पशुपतिनाथ, और कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, और सीपी की पटरी। ओके, कुछ आप लोग स्थल देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो स्थल है ये हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो रिलेटेड ये स्थल है। अब तो खंडर ही बचे हैं यहाँ पर। अगर सपोज यहाँ पर खुदाई नहीं होती तो यहाँ पर हमको कुछ प्राप्त नहीं होता। और देखेंगे हम लोग आगे, ये हमको ये जो नर्तकी दिख रही है, ये नर्तकी है, जो कांसे की जो नर्तकी मिली है वो ये मिली है हमको मोहनजोदड़ो से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए खिलौने मिले हैं कुछ, ये देखिए। आगे बढ़ेंगे हम, जो मोहनजोदड़ो से आपको मिट्टी के तराजू की सबसे बड़ी ईंट मिली है। देखिए मिट्टी के तराजू और सबसे बड़ी ईंट, मिट्टी की तराजू और सबसे बड़ी ईंट भी हमको कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। तराजू भी मिला है और ईंट भी मिली है। ये मोहन जी हैं, वो क्या करेंगे, उनके पास एक तराजू है ना, जिसमें से वो सबको सुख दुख बराबर देंगे, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। आगे देखेंगे चहुंदड़ो, इसको इसको झूकर संस्कृति भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए जो 3 प्रकार के आपका फेज आता है सिंधु घाटी सभ्यता में, पुराना, मध्य और सबसे नवीनतम। जो झूकर संस्कृति वो सबसे नई संस्कृति के रूप में माना जाएगा। मैंने अभी पीछे आपको बताया था ये एक प्रकार का औद्योगिक नगर था, जहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है, और अलंकृत हाथी मिला है, और लिपस्टिक। देखिए सब कुछ आपको सजावट का मिलेगा, लिपस्टिक भी मिल जाएगी, अलंकृत हाथी मिल जाएगा, कंघा की बात करेंगे तो वो भी मिलेगा, और कुत्ते के बिल्ली के पीछे करते हुए पैर के निशान। तो क्या हम ऐसे याद कर सकते हैं, मान लीजिए कि कुत्ता लिपस्टिक लगा रहा था और बिल्ली उसकी लिपस्टिक लेकर भाग गई, तो कुत्ता पीछा करेगा नहीं करेगा, है ना। लिपस्टिक तो आजकल वैसे ही महंगी हो गई है, तो कुत्ता पीछा करेगा किसकी, बिल्ली के। तो उसके पैरों के निशान कहाँ से मिले हैं, चहुंदड़ों से। आगे वक्राकार ईंट, वक्राकार भी ईंट भी हमको मिली कहाँ से, चहुंदड़ों से। देखिए जो वक्राकार ईंट मिली है, नॉर्मल ईंट तो कहीं भी मिल सकती है, लेकिन जो वक्राकार ईंट होगी वो मिलेगी चहुंदड़ों से, क्योंकि यहाँ से सब लोग हम देखेंगे अलंकृत चीज़ें मिली ना। देखिए अलंकृत हाथी मिला है, तो नॉर्मल ईंट कैसे मिल सकती है। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्थल से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, तो वो है हमारा चहुंदड़ो, ये हमारा है चहुंदड़ो। अब देखिए बाड़ बनाने के कारखाने यहीं से मिले हैं, और 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है ना, अलंकृत 4 पहिए वाली गाड़ी और बाड़ बनाने का कारखाना। देखिए जब औद्योगिक नगर है तो बाड़ बनाने का कारखाना तो ऑब्वियस ही बात होगा, है ना। मनका बनाने का देखिए कारखाना ही मिला है, लिपस्टिक भी मिली है यहाँ पर। आगे देखते हैं, अगला शहर है हमारा लोथल। यह नगर योजना के अनुसार हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसा दिखाई देता है, देख सकते हैं हम लोग। फारस की मुद्रा हम देखते हैं अगर लोथल की लोकेशन को, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन लोथल की। देखिए ये लोथल है, जी देखिए लोथल यहाँ पर है, तो हम देखेंगे अरब सागर को हम इस तरफ बढ़ेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा सऊदी अरब, ईरान, इराक, इसी क्षेत्र में सारे मिलेंगे हमको, है ना। ईरान, इराक, ओमान, कुवैत। अब जब बंदरगाह लोथल है तो व्यापार भी इसी रास्ते से होगा, और जब व्यापार इस रास्ते से होगा तो जो फारस की बोलते हैं ना, पहले हम फारस बोलते थे, फारस की खाड़ी इसी नाम से पड़ा हुआ है, ईरान। तो वहाँ से जब व्यापार होगा तो यहाँ की मुद्राएं भी कहाँ मिल सकती हैं हमको, लोथल में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ से होता था, वो होता था लोथल से, है ना, समुद्र के रास्तों से। ओके, तो वापस हम लोथल में आते हैं। ठीक है, तो फारस की जो मुद्रा वो भी कहाँ से मिली है हमको, लोथल से मिली है। और धान और बाजरे के साथ, देखिए देखिए ध्यान से, धान और बाजरा कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, या फिर भूसी बोलेंगे, वो मिली हमको कहाँ से, वो है लोथल। लोथल से हमको धान और जो बाजरा है उसकी भूसी मिली है, कहाँ से, लोथल से। ओके, घोड़े की मूर्ति, देखिए घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके, घोड़े की मूर्ति। अगर सिर्फ मूर्ति की बात आएगी तो वो मिली है कहाँ से, वो मिली है लोथल से, वो मिली है लोथल से। दांत की बात करें तो वो था मोहनजोदड़ो से। आगे है रंगे हुए पात्र, रंगे हुए पात्र कहाँ से मिले हैं, लोथल, लोथल। अब ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, जब विदेशी आएंगे या विदेशी व्यापार होगा तो उनको नॉर्मल बर्तन में खाना नहीं देंगे ना, कैसे देंगे, जो रंगे हुए होंगे, थोड़ा सुंदर दिखाई पड़ेंगे, ऐसे बर्तन में खाना मिलेगा ना, कि नॉर्मल हम लोग गेस्ट को खाना अच्छे बर्तन में देते हैं ना,
नॉर्मल बर्तन में तो खाना देंगे नहीं, इसलिए रंगे पात्र कहाँ मिलेंगे, यही मिलेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ से हमको 3 युगल समाधियाँ मिलती हैं। कैसी? 3 युगल समाधियाँ यहाँ से हमको प्राप्त होती हैं। मतलब कि देखिए, एक कब्र में 2 लोग दफन, एक कब्र में 2 लोग दफन, इस प्रकार से हमको ये इस तरह से हमको 3 जगह मिली है। ये तो क्या है, 3 युगल समाधि हमको प्राप्त कहाँ से हुई हैं, वो है लोथल। मतलब कि 2 लोगों को एक साथ यहाँ पर दफन कर दिया गया था। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये बहुत ही मॉडर्न सभ्यता थी। मतलब इस प्रकार की सभ्यता हमको 1800 ईस्वी में जो ये सभ्यता थी, जो इनकी टेक्नोलॉजी थी, ये ब्रिटेन में भी नहीं थी। जो यहाँ की नगर व्यवस्था थी, मान के चलिए एक ये घर है और ये नाली, यहाँ से एक नाली जा रही छोटी सी, इस नाली का पानी जाएगा एक बड़े नाले में और बड़े नाले का पानी जाएगा नदी में, और ये जो नाली होगी ये दिखाई नहीं पड़ेगी, ये पूरी एकदम बंद होगी हर जगह से, ताकि यहाँ पर गंदगी फैल ना सके। ये आजकल हमारे जो आसपास क्षेत्रों में देखेंगे, बहुत सारे देशों में देखेंगे, हमारे आस पड़ोस में देश हैं, हम जो बहुत सारे देश हैं, हम अफ्रीका की बात करें, बहुत गरीबी है आजकल, ऐसी व्यवस्था हमको अन्य देशों में नहीं देखने को मिलेगी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात अगर देखेंगे तो इनकी जो नगर व्यवस्था थी, यहाँ पर ये नगरी थी, ये देखो, ये सभ्यता नगरी थी, ग्रामीण नहीं थी। उस टाइम की सभ्यता ये नगरी थी। और ये तो हमारा फर्स्ट है, देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रथम वीडियो है हमारा, ये हमारा पहला पार्ट है, अभी दूसरा और इसका एक तीसरा पार्ट भी आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से देखेंगे हम लोग 3 युगल समाधि, हमने ये बात की हम लोगों ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो तांबे का कुत्ता, देखिए तांबे का कुत्ता कहाँ से मिला हमको, ये भी मिला है हमारा लोथल से। ये देखिए लोथल से घोड़े की मूर्ति, लोथल से, मतलब घोड़े और इसके कुत्ते की, कहाँ से मिले हैं ये मूर्तियाँ, ये मिले हैं हमारे, ये तांबे का जो कुत्ता था ये भी लोथल से मिले। अगला दिशा मापक यंत्र, देखिए टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे लोग दिशा को माप सकते थे, यंत्र मिला है उनको वहाँ पे दिशा को पहचानने का, वो लोग समझ सकते थे कि दिशा को हम किस प्रकार से जान सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में सिंधु घाटी सभ्यता लोग किसी से पीछे नहीं थे, आधुनिक काल की बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ यहाँ पे लिखा है, प्रमुख स्थल तथा उनसे संबंधित नदियाँ, देखिए हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, रोपड़, सतलज। देखिए रोपड़ बोला है, सतलज, इसका अर्थ क्या होगा, ये कहाँ पर होगा, रोपड़ पंजाब क्षेत्र में होगा, है ना। मांडा, चेनाब, चेनाब के बारे में सुनते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद, प्रवर, देखिए ये प्रवर नदी किस जो उसके किनारे कौन था, दैमाबाद, इसका अर्थ क्या हुआ, जो दैमाबाद है वो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में नदी बहती है, उसका नाम क्या है, प्रवर। अगला है हिंडन, हिंडन एयरपोर्ट के बारे में हम लोग सुना ही होगा, ठीक है। तो जो मेरठ का क्षेत्र है वहाँ पे क्या था आपका, आलमगीरपुर, ओके। अगला है कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी, देखिए ये तो राजस्थान में हमारी कालीबंगा। अगर हम घग्गर की बात करेंगे तो ये बहुत यूनिक नदी है, क्योंकि ये निकलती है और निकलने के बाद जब ये राजस्थान पहुंचती है तो हनुमानगढ़ भांडेर के पास में ये जो थार का रिजल्ट है, थार, वहीं पर ये विलुप्त हो जाती है, मतलब फिर दिखाई नहीं पड़ती, कहाँ चलेगी, अचानक से बिल्कुल ये गायब हो जाती है। तो एक नदी है ये जो कि जो हमारे थार के मरुस्थल में गायब होती है, उसका नाम है घग्गर। और लेकिन लूनी जो है, अगली नदी आती है हमारी लूनी, तो जो लूनी है वो कच्छ के रन में होती है, वो होती है कच्छ के, जो कच्छ का रन है वहाँ पर विलीन होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, लूनी कच्छ के रन में और घग्गर थार के रेगिस्तान में, जो हमारा राजस्थान में रेगिस्तान पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुत का गेंडोर ये पड़ता है हमारा दशक नदी किनारे। अगला भगवानपुर, ये है सरस्वती नदी, और लोथल भोगवा, लोथल के बारे में हमने बात की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखेंगे कुछ चित्रों को, जो हमको चित्र या मूर्तियाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। देखें योगी की प्रतिमा, ये योगी की प्रतिमा है, और इसको देखेंगे ये काफ़ी हद तक हमको यूनिकॉर्न जैसा देखने को मिलेगा। यूनिकॉर्न एक जानवर होता है जिसके पास एक सींग होती है, यहाँ पर ये आपको यूनिकॉर्न देखने को मिलेगा, इसकी प्रतिमा देखने को मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये देखिए कुछ खिलौने देखने को मिलेंगे, ये इसको देख सकते हैं हम लोग आसानी से। फिर देखेंगे ये देखिए एक 100 मिला है, ये पड़ा हुआ, देखिए पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया है ना, सिर्फ इसकी हड्डियां बची। ये देखिए कुछ बर्तन के साथ मिल रहे हैं, ये देखिए बर्तन रखे हुए मिट्टी के,
है ना। और ये देखिए पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का ये शव रखा हुआ है जो वहाँ प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। ये भी देखिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ कुछ जानवर हैं। ये ध्यान की अवस्था में व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस वीडियो में कुछ चीज़ों के बारे में जाना, और अगले जो भाग होगा उसमें हम लोग अन्य चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके शायद 2 वीडियो और आएँगे, उसमें हम लोग कंप्लीट सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लेंगे हम। तो तब तक के लिए थैंक यू। तो अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू।